दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट 3 लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, तो उसे भी आपको कवर कर लीजिएगा। उसमें 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर मैंने कवर कराए हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के इंपॉर्टेंट कवर किए थे। पार्ट 2 में केवल मैंने आपको क्या है अध्याय 5 से ही जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको कवर कर दिए थे। अब हमारे पास रह जाते हैं अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, ये जो 4 आपके अध्याय हैं, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, ये आपकी अभिक्रिया रहती है। 2 नंबर में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी तो वो अभिक्रिया वाला बनेगा। तो मैं क्या है आपको अभिक्रिया इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अभिक्रिया के लिए अलग हमारी सीरीज चल रही है। ओके, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मैं समझाते जा रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आ रही है। ओके, इसके साथ ही एक मैंने पहली वीडियो बना दी जिसमें मैंने आपको टॉप 40 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं बताई थी, उनको आपको तैयार करना है। और उन्हें तैयार कैसे ओके आप कर आगे पास मटेरियल नहीं है तो उसकी वीडियो आ रही है जिसमें मैं क्या है आपको इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं समझा रहा हूं। तो वहां से आपके अभिक्रियाएं कवर करते जाइएगा। ओके, मैंने आपका अगर बात की जाए तो अध्याय 10, वहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनना फिक्स है। फिर भी आपके अध्याय 6, अध्याय 7, 8 और 9, 10 जो भी आपके 2 नंबर के अगर बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम क्या है बात करने वाले हैं उनकी। अभिक्रिया को छोड़कर, अभिक्रिया क्या है हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि अभिक्रिया के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको अभिक्रिया अलग से बताते ही जा रहा हूं। तो अभिक्रिया वहां से आपको कवर करते जाना है। तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है कि खुद चलकर नहीं आती। लेते हैं सबसे पहले तैयार करना है डीडीटीए के 2 उपयोग। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो डीडीटीए का उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के 2 उपयोग लिखिए। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का व्यापक रूप से डाई क्लीनिंग विलयन के रूप में एक रेफ्रिजरेंट के रूप में और लावा लैंप के उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? डाई क्लीनिंग में ब्लैक के रूप में, फिर एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में किया जाता है। इसके साथ ही लावा लैंप में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए हम इनका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं। 2024 में है तो 26 में आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के 2 उपाय लिखिए। देखिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपको बताना है। तो वायु में अगर हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फाजिन कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। कैसे याद रखना है, अगर क्लोरोफॉर्म को हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस क्या है फाजिन बना लेता है यानी कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। फिर आपको यहाँ बताया CH3 ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमारा ये बना लेता है कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, जो और एक विषैली गैस निर्माण करता है। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अब आपको बताना है क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय लिखिए। हम किस प्रकार से बचा सकते हैं? तो फाजिन होगा आपका, फाजिन अति विषैली गैस अतः निश्चेतक कारणों के लिए काम आने वाले क्लोरोफॉर्म को फाजिन से मुक्त होना चाहिए। जो निश्चेतक के रूप में क्या है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ओके, अब जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग तभी अच्छे से करेगा जब ये क्या है इसमें ये फाजिन गैस ना बनी हो। तो फाजिन गैस ना बनी हो यानी ऑक्सीजन के संपर्क में ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो क्लोरोफॉर्म के उक्त प्रकार से ऑक्सीकरण को रोकना आवश्यक है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को नीले या हरे भूरे रंग की बोतल के मुंह तक भरकर रखा जाता है। एक पहले क्या है नीली हरी बोतल ली जाएगी। ओके, जिससे क्या है क्योंकि नीली हरी में जो प्रकाश और आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि प्रकाश से भी क्या है ऑक्सीजन हो जाता है। ओके, तो प्रकाश आसानी से प्रवेश नहीं कर पा जाता है। और लिखा हुआ है मुंह तक भरी हो, मुंह तक यानी फुल एकदम बोतल भरी रहती है। इसमें थोड़ी सी भी गैप नहीं छोड़ा जाता। अगर थोड़ा सा भी गैप छोड़ दिया जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश हो जाएगी इसलिए। ओके, जिससे प्रकाश ना पहुंच पाए और वायु के लिए स्थान भी न बचे। अगर हरे भूरे रंग की बोतल होगी तो प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और फुल मुंह तक भरा रहेगी तो उसमें वायु के लिए स्थान नहीं बचेगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फाजिन बन भी जाती गई तो अब विषैली एथिल कार्बोनेट में बदल जाए। ओके, तो इसलिए इसमें क्या है थोड़ा सा एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। यदि थोड़ी बहुत फाजिन गैस बन गई तो ये क्या है विषैली से अविषैली करने के लिए इसमें एथिल कार्बोनेट में बदल जाए। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। और इसका दोस्तों ये आपका दिया हुआ समीकरण जो भी मैंने आपको क्लोरोफॉर्म वाला समझाया उसका समीकरण दिया हुआ है। बाकी इस अध्याय से बात करें अध्याय 6 की बात हो रही है तो उसमें टोटल अभिक्रियाएं हैं। तो हो सकता है आपकी अभिक्रिया आ जाए बुर्ज अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, सेंडमेयर अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, इस प्रकार से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो अभिक्रिया को अलग से वीडियो आ रही है तो उसमें अभिक्रिया समझाते जा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको तैयार करते जाइएगा। जब अभिक्रिया आप सीख लेंगे फिर चाहे आपसे 2 नंबर पूछे, 4 नंबर पूछे, चाहे आपसे वस्तुनिष्ठ पूछ ले, आपसे बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटाड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 नंबर में अभिक्रियाएं भी आ जाती है, तो इस टाइप से आती है ईटाड अभिक्रिया। अब आपने ईटाड अभिक्रिया पढ़ी, आसानी से आप उसके बारे में लिख सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है। तो अभिक्रिया के सेक्शन में सब आपको कवर कराते जा रहा हूँ। बाकी ईटाड अभिक्रिया क्या होती है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में है, तो आपके 26 में आ सकता है। जब टाइल्यून का CCl4 से घुले हुए क्रोमियम क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो बेंजील्डिहाइड बनता है, इसे ईटाड अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, जब टाइल्यून का CCl4 से घुले क्रोमियम क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका क्लोरियम क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका टाउलिन, ओके, और CCl4 के साथ ऑक्सीकृत हो रहा है, तब हमारा क्या बेंजील्डिहाइड बनता है। ये हमें बेंजील्डिहाइड यहाँ लास्ट में प्राप्त हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारी कहलाएगी ईटाड अभिक्रिया। फिर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपको 2 उपयोग लिखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 उपयोग क्या है, पहला है तनु एसिटिक अम्ल का उपयोग इस सिरके के रूप में किया जाता है। दूसरा बेंजोइक अम्ल का उपयोग त्वचा रोगों जैसे एक्जामी के लिए किया जाता है। ऑक्सलेटिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में मानक अम्ल के रूप में भी किया जाता है। ये है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग। प्रीवियस में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता दिया है कि रिपीट हो जाए तो आपसे बन जाए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होती है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, कारण बताइए। वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। तो एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन, यानी मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है अमोनिया से अपेक्षा, क्यों, और एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। ये दोनों एक ही प्रकार टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, समझ के आपको रखना है। जैसे हम देखें संरचना सूत्र को पहले आपको सबसे पहले बना देना है, इससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ टीचर भी जब इस प्रकार से आंसर देखेगा तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। अमोनिया की संरचना ये होती है NH3 होती है, जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन में, ओके, और 3 हाइड्रोजन होते हैं। मेथिल एमीन में हम देखें तो एक CH3 होता है, N और डबल H, आपका इस तरीके की संरचना होगी। अब नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पहले दोस्तों आपको एक बात यहाँ समझना है कि जो अधिक क्षारीय कौन होगा, तो जो प्रोटॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं वो अधिक उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। तो अब हमें क्या है, मेथिल एमीन ये सिद्ध करना है कि मेथिल एमीन ज़्यादा क्षारीय अमोनिया के पीछे, ओके। तो आपको यहाँ क्या बताना है, ये देखिएगा नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति के कारण एमीन क्या क्षारीय प्रकृति होते हैं, जो एमीन होते हैं क्षारीय प्रकृति होते हैं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। अब मेथिल एमीन में मैथिक मूलक क्या है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण, इसमें धनात्मक प्रेरक प्रभाव होता है, जिससे जो नाइट्रोजन पर क्या है इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये प्रोटॉन को, अब जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है, प्रोटॉन तो धनात्मक होते हैं, तो प्रोटॉन को ये सरलता से ग्रहण कर लेता है। अब जैसे कि किस प्रकार से जो मैथिक मूलक है मेथिल एमीन में मैथिक मूलक है धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बनने से जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटॉन सरलता से ग्रहण कर लेता है, और जो सरलता से प्रोटॉन ग्रहण कर ले वो क्या है उतना अधिक क्षारीय होता है। तो इसलिए क्या है मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट है एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब किसी भी टॉपिक का एमीन का किसी भी की बात हो रही हो, कहा जाए कि जल में विलय होता है क्यों, तो आपको सिंपल बताना है, जब हम उसे जल में घोलते हैं तो इसके अणु, ओके, जिसकी एमीन की बात होती है, एमीन के जो अणु होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए क्या है जल में विलय होते हैं। तो अगर आपको बताना जल में विलय है तो उसके जब जल में विलय हो रही है कोई वस्तु, तो आप समझ जाइए कि उसके जो अणु हैं वो क्या है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, और हाइड्रोजन बंध ना बनाए तो जल में अविलय होंगे। तो एमीन को हमें बताना है, तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की निर्भरता उच्च होती है, और यह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। संगणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल अणुओं से जुड़ जाती है, इसलिए एमीन जल में विलय होते हैं। यानी सीधी एक बात कहा जाए तो आपको माइंड में रखना है कि ये क्या है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, ओके। एमीन के अणु, एमीन के परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं किसके, जल के अणु के साथ, इसलिए ये जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक उदाहरण आपको देना है। ये प्राथमिक एमीन का उदाहरण, ये द्वितीयक और तृतीयक एमीन का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या है ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप पहचानिए, आपको लिख के दे दिया प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन है, तो वो आपको बताना है। तो कैसे आपको पहचानना है, चलिए वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं कैसे आपको पहचानना है। जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के क्या व्युत्पन्न होते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो एमीन क्या है, एमीन होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। कैसे आपको बताना है प्राथमिक है कि कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक एमीन है। तो आपको याद रखना है सिंपल, ओके। यदि आपका एक हाइड्रोजन निकले, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बचे, और एक हाइड्रोजन निकलकर उसके स्थान पर कोई एल्किल समूह बैठ जाता है, जैसे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये बैठ जाता है, तो ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा प्राथमिक एमीन। ये हमारा क्या है प्राथमिक एमीन है। इसी प्रकार से अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, अब 2 हाइड्रोजन निकल जाते तो केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, ओके।
तो और यहाँ इसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन के स्थान पर क्या 2 एल के समूह जुड़ जाते हैं तो ये आपका द्वितीयक एमीन हो जाता है। और यदि तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ओके, तीनों आपके हाइड्रोजन निकल जा रहे हैं, तो ये आपका 3 जैसे हाइड्रोजन आपके निकल गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा तृतीयक एमीन, ओके। और इसके समय में कोई भी आपका एल के समूह जुड़ जाता है तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, तृतीयक एमीन, समझ गए हैं। अगर एक हाइड्रोजन निकल रहे NH3 है, जैसे आपका एक हाइड्रोजन निकले, ओके, और उसके स्थान पर एल के समूह जुड़े तो आपका प्राथमिक एमीन, 2 हाइड्रोजन निकले तो द्वितीयक एमीन, और 3 हाइड्रोजन निकल गए तो तृतीयक एमीन होता है। तो वही आप इसी देख से आपके साथ अब यहाँ देखिए आप, प्राथमिक एमीन है तो यहाँ कितने आप हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम देखें NH2 लिखा, यानी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए आपका उसके एक हाइड्रोजन के स्थान पर CH3 जुड़ चुकी है प्राथमिक एमीन। यहाँ आपका देखिए अब यहाँ आपको NH लिखा, यानी 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, और यहाँ एक भी आपको H नहीं मिलेगा, इसलिए आपका तृतीयक एमीन, ऐसे आप पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, जिसमें हमें क्या है, इसने से इतना आपको बनाना है, ये से इतने आपको क्या है कन्वर्ट करना है, ओके। तो अब हमें यहाँ देखना है किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसकी क्रिया हम क्या KCN से कराते हैं। अब KCN से क्यों कराते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए Cl है ही नहीं है, आप देखा Cl है नहीं है, यानी हमें उत्पाद में Cl नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ यहाँ इसकी क्रिया कराइए, उस चीज़ से पदार्थ से इसकी क्रिया में करानी है कि वो Cl ले जाए, Cl यहाँ का भगा कर ले जाए। तो KCN है, KCN से हम क्रिया कराते हैं, तो जो KCN से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ हमारा K और Cl लेकर के जो हमारा KCN से कराते हैं, तो जो Cl है वो K के साथ चला निकल जाएगा, ओके। तो KCN हमारा निकल जाता है, तो CN बस बचता हमारा, क्या है, CN बचा है। अब देखिए CN हमारा बचा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए है, अब हमारे देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ कितने हाइड्रोजन की कमी है यार, इसको इसमें देखने के लिए अंदर आप देखें तो 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 हाइड्रोजन दिए तो ये तैयार हो जाता है, तो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, कारण बताइए। तो सेम उसी पार से जो भी मैंने आपको यहाँ बताया, तो वही आपका बिल्कुल कंसेप्ट रहने वाला है। बस यहाँ आपको एथिल एमीन का थोड़ा डायग्राम बना देना है। एथिल एमीन यानी C2H5, ओके। मैथिल एमीन में मैथिल आपको लिखना है CH3, एथिल एमीन में आपको एथिल लिखना है। बाकी वही आपकी बातें रहने वाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ओके। बाकी हम देखें इस चैप्टर में आपकी अभिक्रिया हैं, तो अब जैसे जो मैं क्वेश्चन बताए तो ये तो बन सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका ये नहीं बना है तो आपकी अभिक्रिया पूछ लिया है। कार्बन लैम्बिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, सेंड मेरा अभिक्रिया को समझाइए समीकरण के साथ। इस तरीके से आपका क्या 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 3 नंबर में बने वो ओके, और अलग टाइप से बने तो वो तो इसको अभिक्रिया वाला मैं बता चुका हूँ कि मैं आपको क्या अलग से कवर कराऊंगा, तो उस वीडियो को देखकर आप अभिक्रिया तैयार करते जाइएगा। बाकी अभिक्रिया के अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों हमारा सबसे लास्ट अध्याय रह जाता है जैव अणु वाला, ओके। इससे देख ले तो यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स हो जाता है, और इसी में थोड़ा आपको 2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन है जिन्हें आपको पढ़ के रखना है, ओके। यहाँ से 2 नंबर की क्वेश्चन बनता है। पहला ज्यूटेराइन किसे कहते हैं, एम्फीओडिज्म 19 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है ज्यूटेराइन किसे कहते हैं, एम्फीओडिज्म 19 में आ चुका है, 22 में क्वेश्चन आ चुका है, आपका 26 में आ सकता है। तो एमीन अम्ल के NH2 और COOH समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिन्हें ज्यूटेराइन कहा जाता है। इसमें क्या है, एमीन अम्ल के एक NH3 और COOH समूह विपरीत प्रकृति होने का, ये परस्पर जुड़ करके आंतरिक लवण बना देते हैं। देखा हमने यहाँ देखा है कि CH3 है, ये COOH अलग हो रहा है, COO अलग हो रहा है, आपका NH3 आपका यहाँ अलग हो रहा है, ओके। तो ये आपका है ज्यूटेराइन होगा। बस इतना आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये भी आपको क्या बढ़ के रखिएगा। मैंने आपको रखना है एमीन अम्ल के NH3 NH2 और COOH समूह विपरीत प्रकृति होने के कारण परस्पर जुड़ करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, ज्यूटेराइन कहलाता है। फिर पेप्टाइन बंध क्या है, तो पेप्टाइन बंध एक एमाइड बंध है जो COOH समूह के एक अल्फा अमीनो अम्ल तथा दूसरे अल्फा अमीनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु का निष्कासन द्वारा बनता है। ये 2 अमीनो अम्ल की इकाइयों को एक पेप्टाइन अणु में जोड़ देता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका पेप्टाइन बंध कैसे बनता है कि पहले तो ये आपको रखना है कि 2 अमीनो अम्ल होंगे, 2 अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, जिसमें से एक से आपको मिलेगा NH2 और दूसरे से मिलेगा आपको COOH, ओके। और जब जो दोनों की करते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकलने के बाद हमारा क्या है, पेप्टाइन बंध बन जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दो का हमने क्रिया कलाई है, 2 अमीनो अम्ल हैं, एक ग्लाइसिन लिया है, एलानिन लिया है, जल बाहर निकल के क्या बन जाता है, जल बाहर निकल के एक COOH के एक अल्फा अमीनो अम्ल और दूसरे से अल्फा अमीनो अम्ल के NH2 से, दूसरे के NH2 से, और यहाँ से आपके पहले वाले COOH से जोड़कर हमारा क्या पेप्टाइन बंध बनता है। नेक्स्ट है रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन, एम्फीओडिज्म 23 में आ चुका है, तो आपके एम्फीओडिज्म 26 में आ सकता है। तैयार करके रखिएगा क्योंकि फिर ना ही 24 में है ना ही 25 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नाम में ही राज छुपा हुआ रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन के अणु क्या लंबे धागे के समान रेशा होता है, तो लंबे धागे के समान होगा। गोलाकार प्रोटीन में क्या है, इनके अणु शाखित या गोलाकार होते हैं। फिर कुछ स्थानों पर ये अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, और गोलाकार प्रोटीन में इनकी इकाइयों में केवल आंतरिक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। फिर रेशेदार प्रोटीन ये जल
जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण के लिए क्रिएटिन, क्योंकि गोलाकार प्रोटीन ये जल तथा अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन में विलय होते हैं, जैसे एंजाइम। तो याद रखिएगा, जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं जल में अविलेय होते हैं, यानी विलय नहीं होते हैं, जैसे क्रिएटिन हो गया। और जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं यह जल तथा अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन में क्या विलय होते हैं। फिर जो रेशेदार प्रोटीन में पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, जबकि जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं वो पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में दो अंतर बताइए। अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर, जो प्रोटीन होते हैं वो जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन हमारे कहलाते हैं, जबकि जो अमीनो अम्ल होते हैं सरल यौगिक जिसमें अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल अम्ल समूह होता है, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइन, पॉलीपेप्टाइन तथा प्रोटीन बनते हैं, जबकि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या अमीनो अम्ल बनते हैं। तो क्या है, जो अमीनो अम्ल के संयोजन से क्या होता है, डाइपेप्टाइन, पॉलीपेप्टाइन तथा प्रोटीन बनते हैं, जबकि प्रोटीन के जल विघटन से जो प्रोटीन मिलकर क्या बने हैं आपके प्रोटीन, अमीनो अम्ल मिलकर बने प्रोटीन, और प्रोटीन का विघटन करेंगे तो ये दोबारा क्या अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण याद करके रखिएगा, जो ग्लाइसिन, लाइसिन है ये आपके अमीनो अम्ल है, और हीमोग्लोबिन, केसिन ये आपके प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा 2019 में है, फिर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, बहुत हाई चांस है। प्रोटीन के विक्रीकरण से क्या तात्पर्य है। विकृतीकरण में यानी होता है बिगड़ जाना, विकृतीकरण यानी बिगड़ जाना। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग भी आपको बताने। तो प्रोटीन की क्या है, संरचना का बिगड़ जाना विकृतीकरण कहलाते हैं। अब संरचना कैसे बदलती है, तो प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं या फिर सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार के विलयन में मिलाते हैं तो इसकी जैविक क्रियाशीलता वो क्या है, नष्ट हो जाती है और यह अविलेय होकर स्कंदित हो जाती है। इस क्रिया को क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल है, प्रोटीन की संरचना बिगड़ना। अब संरचना प्रोटीन कैसे बिगड़ेगी, जब इसे हम गर्म कर देते हैं या फिर सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार के विलयन में मिलाते हैं तो जो जैविक क्रियाशीलता होती है, जो उसकी क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है और ये अविलेय होकर स्कंदित होता है, नीचे बैठ जाता है, जल में नीचे बैठ जाता है। इसे हम क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला जो ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की 3 संरचना होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना। तो जब प्रोटीन की जो विकृतीकरण से प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो अपरिवर्तित होती है, यानी प्रोटीन के विकृतीकरण से आप जो प्राथमिक संरचना है वो नहीं बदलती है, जबकि द्वितीय और तृतीय संरचना परिवर्तित होती है, यानी बदल जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपका 7 में आता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना परिवर्तित रहती है तो असत्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है प्राथमिक संरचना तो आपका सत्य होगा। इस पर 7 में आता है। प्रोटीन की कमी से आपका क्वाड्रियोकर और क्या है आपका मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उनके 2 महत्वपूर्ण आपको कार्य बताने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा एक आपके राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है, डीएनए और आरएनए। इसके कार्य क्या होते हैं, तो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव का स्थानांतर करते हैं। डीएनए तथा आरएनए सभी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर के विकास और संरक्षण के लिए भी क्या आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है डीएनए आरएनए में अंतर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका बायोलॉजी में भी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी में भी हम इसे देखेंगे। ओके, बायोलॉजी में भी आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 2020 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, तो आपका ये 26 में आ सकता है क्योंकि अब फिर ना ही 24-25 में नहीं है, तो 26 में आपके आने के हाई चांस है। डीएनए और आरएनए में अंतर तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा और सिंपल भी आपका रहता है। डीएनए यानी इसकी जो द्विहेलिक्सी संरचना होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के जो होता है इसकी जो द्विहेलिक्सी संरचना होती है, जबकि आरएनए एकल हेलिक्सी संरचना होती है। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें एनिडीन, ग्वानिन, थाइमिन है, जबकि आरएनए में एनिडीन, ग्वानिन और यूनिसिल होता है। डीएनए 1 प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। और डीएनए में यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, आरएनए यह नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं। एमपीओ एग्जाम 24 में आ चुका है और तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। एक एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, श्वसन आदि में भाग लेते हैं और उन्हें उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एमिलेज। देखिए जो आपके उत्प्रेरक होते हैं, देखिए जो उत्प्रेरक होते हैं हमारे, जो उत्प्रेरक होते हैं इनका उत्प्रेरक से आप समझिए ये एक प्रकार के उत्प्रेरक ही हैं।
ओके, अब एंजाइम की बोला जा रहा है तो ये हमारे शरीर के अंदर जो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं तो इसे एंजाइम बोला जाता है। जो हमारी रासायनिक क्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं, ओके, जो क्रिया में भाग लेते हैं और क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। जो रासायनिक क्रिया है उनको नियंत्रित करते हैं। लैब में जैसे हम कुछ काम जो क्रियाएं करा रहे हैं और उनको नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी क्रिया की दर को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रिया क्या है? भोजन का पाचन, श्वसन करना, ये सब हमारी क्या है? शरीर की जैविक क्रियाएं। तो जो शरीर की जैविक क्रियाओं को निर्धारित कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उनकी दर को बढ़ा रहे हैं, ओके, और उनमें भाग ले रहे हैं उनकी क्रियाओं में, वो आपके कहलाते हैं एंजाइम। तो एंजाइम और उत्प्रेरक की बात होने वाली है। लेकिन उत्प्रेरक में क्या होता है? जो हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो हम लैब में करते हैं, वो उत्प्रेरक में शब्द यूज करते हैं। जो है लेकिन एंजाइम होते हैं वो हमारे क्या शरीर में जो जैविक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, आवश्यक लिखना किस तरीके से, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और उदाहरण जरूर थपका तैयार करके रखिएगा। एमिलेज एक बार का एंजाइम है। आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? दो आपको उदाहरण देना है। एमपीबोर्ड एग्जाम 24 में ये भी आ चुका है और बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आवश्यक एमिनो अम्ल यानी जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी हमें आवश्यकता है। तो एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ये आहार द्वारा प्राप्त होते हैं। ये नाम ही से आप राष्ट्र पाओ, आवश्यकता है, आवश्यक अमीनो अम्ल जिनकी हमें आवश्यकता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारा शरीर नहीं बनाता है, हमें ये आहार द्वारा प्राप्त करने पड़ते हैं, वो आवश्यक अमीनो अम्ल। जैसे सबके उदाहरण जरूर तैयार कर दीजिए, उदाहरण ही आपके डिफिकल्ट होने वाले। सभी की परिभाषा थोड़ा आपको यहाँ सिंपल ही लगेगी, लेकिन उदाहरण मैं थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला, तो लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ज़्यादा नहीं, एक एक दो पॉइंट आपको मतलब उदाहरण तैयार करके रखना है। तो बेलिसिन, आइसोल्यूसिन और आपका अर्जिनिन, ल्यूसिन, थियानिन, ये सब क्या आवश्यक एमिनो अम्ल है। अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर बना लेता है, हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ग्लूसीन हो गया, एलानिन है, ग्लूमेट अम्ल है, ये सभी आपके क्या है? सेरीन है, अनावश्यक एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों के अभाव से होने वाले रोग की आपको नाम बताना है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, एंजाइम के दो अनुप्रयोग लिखिए या दो एंजाइम के नाम और उनके कार्य लिखिए। एंजाइम क्या है, उनके दो उदाहरण को कार्य सहित आपको समझाना है। तो एंजाइम हम देख ही चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या है? उत्प्रेरित करते हैं। ओके, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज और आपका एमिलेज है, ये सभी क्या है? एंजाइम है। उद्योगों में इनका अनुपयोग भी आपको बताना है। तो एंजाइम का उद्योगों में क्या उपयोग किया जाता है? तो मक्का का स्टार्च बनाने में, पनीर बनाने में, इन्वर्टेज से इन्वर्ट शकरा बनाने में, जाइमेज से कार्बोहाइड्रेट से किण्वन से सुरा यानी बियर, रम आदि के निर्माण में इन सबका उपयोग होता है। नेक्स्ट, डीएनए अंगुलीछापन क्या है, इसका महत्व क्यों है? एमपीबोर्ड एग्जाम 19 में आया था। ओके, और ये आपने कहा है अगर बायोलॉजी की भी आप सब्जेक्ट है आपका, तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही आपको यहाँ बता देना है। डीएनए की छाप में क्या होता है कि प्रत्येक जीव की क्या है? अंगुली की जो छाप होती है, सबकी अंगुली की छाप होती है ये वाली, ये सबकी अलग अलग होती है। इसलिए क्या आधार कार्ड का आपका है, आपकी उंगली से आधार कार्ड अब लिंक हो चुका है। ओके, फिंगरप्रिंट से क्यों लिंक हो चुका है? क्योंकि सब हर व्यक्ति की जो ये जो होती है अंगुली छाप, ये सबके अलग होते हैं। जो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए भी काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी जो आपके में वो और किसी में पूरे संसार में नहीं होगा। ओके, डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। इसका क्या उपयोग होता है? तो किसी व्यक्ति के पैतृत्वता को निर्धारण करने में, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर को पहचानने में, बच्चों अथवा जवानों के डीएनए की तुलना करने में, विधि चिकित्सा शास्त्र में, संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए अंगुली छापन और उसकी महत्व या उपयोगिता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करें तो ये आप तालिका आपको जरूर पढ़ लेनी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको विटामिन के नाम दिए हुए हैं, फिर उनके स्रोत यानी उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनके क्या कार्य होता है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो भी यहाँ दिया हुआ है। पूरी लिस्ट मैंने तैयार की, तो ये आपको जरूर तैयार कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बन जाए या 2 नंबर बन जाए, मतलब किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिए। तो विटामिन ए हमें क्या है? गाजर, पपीता, मांस, अंडे, दूध से प्राप्त होता है। कार्य होता है इसका संक्रमण से रक्षा करना, और इसकी कमी से हमें क्या है? रतौंधी रोग हो जाता है। फिर इसी प्रकार से आपका विटामिन दिया, विटामिन का आपका ये नाम दिए हुए होंगे और उनके रासायनिक नाम भी दिए, तो वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसे किससे प्राप्त होता है, क्या शरीर में काम है, एक बार आपको पढ़ के रखना है। मैंने आपको रासायनिक नाम जरूर इनके तैयार करके रखिएगा, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और रासायनिक नाम आपको तैयार करके रखना है। फिर आपको ये दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका बन जाता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंक वाले सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, अब अभिक्रिया बस की रह जाती है, 2 नंबर को सबकी अभिक्रिया बन सकती हैं, तो अभिक्रिया मैं आपको अलग से बताते जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप अभिक्रिया भी तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे मैं आपको क्या है 3 नंबर वाले प्रश्न कवर कराऊंगा।
बाकी दोस्तों आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मैन पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, केमिस्ट्री कोर्स लीजिएगा तो कंप्लीट आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री कोर्स लेते समय आपको क्या है केमिस्ट्री कोर्स में लेते समय कूपन कोड में केमिस्ट्री 70 अप्लाई करिए, कूपन कोड 100 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्ले स्टोर से नवासारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको क्या है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही उसको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।